नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 3 दिन के विशेष सत्र की तैयारी ऐसे चल रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को भी एंट्री लेना पड़ा। सारी पार्टियों के साथ पहले बैठक की जा रही थी, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। अमित शाह ने पहले सारी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी एक लेटर लिखे हैं सारी पार्टियों के जो विपक्ष में बैठी हुई है उसके फ्लोर लीडर को उन्होंने लेटर लिखा और स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। कांग्रेस अपने अकड़ में है, उसका ईगो अभी भी हाई है, वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन जो रणनीति बनाई गई है उसमें कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। कांग्रेस के भी 13 से ज्यादा बड़े नेता राहुल गांधी के इस एजेंडे से बाहर निकल गए हैं। ये लोग साथ देने को तैयार नहीं हैं। ये पहले से ही ये सोच कर बैठे थे कि इस बार संसद के अंदर जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं संविधान बदलने की बात, ये संविधान की किताब, ये संविधान संशोधन विधेयक ही है और जिसको लेकर इनकी परेशानियां बढ़ी हुई है। और ये केवल महिला आरक्षण विधेयक नहीं है बल्कि इसमें 2 और जो विधेयक जोड़ दिए गए हैं उसी के कारण इनकी समस्याएं हैं। सवाल उनका इसी के ऊपर है कि कैसे संसद में सांसदों की संख्या 1.5 गुनी कर दी जाएगी, 50% बढ़ा दिया जाएगा, कैसे नॉर्दर्न स्टेट को 200 ज्यादा सांसद मिलेंगे और साउथ इंडियन स्टेट्स को केवल 65 सांसद ज्यादा होंगे। यानी कि बिहार में 40 है तो 60 हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में अगर 80 है तो 120 हो जाएगा। ये जो आंकड़े 50% बढ़ाए जाएंगे इससे फायदा किसे मिलेगा, यही सवाल ये लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इस बीच एक लेटर लिखकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले उन नेताओं के साथ, उनके साथ बैठकर मुस्कुराने वाले रीजनल पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। विपक्ष की 7 पार्टियां, 63 से ज्यादा सांसद ये अचानक से पलट गए हैं कि नहीं हम तो सपोर्ट करेंगे। सवाल उठाना अलग बात है लेकिन सपोर्ट तो करेंगे इस बिल का, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण विधेयक भी है और साथ ही इसमें उन राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। विधानसभा सदस्यों की बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें 50% ज्यादा लाने वाले वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नेगोशिएशन के पावर जो केंद्र में बनेगा बढ़ेगा उसमें तो इन रीजनल पार्टियों को फायदा होगा और कुछ पार्टियां जो कि कंफ्यूज्ड है उसकी भी समस्या बढ़ने वाली है कि अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीच में जहां चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी तमिलनाडु में चुनाव होना बाकी है, 23 तारीख को है, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 तारीख को है, इस बीच विशेष सत्र बुलाया जाए और विशेष सत्र में ये डिलिमिटेशन की बात की जाए, सांसदों की संख्या बढ़ाने की बात और साथ ही वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पारित किया जाए। ये तीनों एक साथ लाया जाएगा तो फिर सबकी समस्या तो बढ़ी है। जैसे ममता बनर्जी, अभी उनको लगता है कि हम सपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन यह समस्या भी है कि 16, 17, 18 ये 3 दिन का स्पेशल सेशन, उसके बाद वहां तो चुनाव 23 और 29 को है, उसके बाद का जो समय रहेगा ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर बताया जाएगा कि ये महिला कार्ड जो खेलती हो, ये जो महिलाओं को पेंशन स्कीम, उनके पैसे बढ़ाने, उनके घर पर पैसे सिलेंडर देने की बात करके महिला वोटर को लुभाने की जो कोशिश करती हो, वो ममता बनर्जी जो कि अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा एक महिला हैं और सर्वे सर्वा हैं, वो भी महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रही हैं। ये नैरेटिव जाएगा, ममता बनर्जी परेशान इस बात को लेकर, कह रहे नहीं स्पेशल सेशन तो बुलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो है, सपोर्ट करें, विरोध करें या वॉकआउट करें। विरोध में वोट डालना अलग बात है लेकिन वॉकआउट करना पूरी तरह से अलग है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, संविधान संशोधन विधेयक है और यही गेम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट में एक फुल टॉस दिया और ये सारे के सारे आउट होते चले गए, क्योंकि कुछ पार्टियां जिनको अभी के चुनाव से मतलब नहीं है वो तो साथ देंगे, उनके लिए तो संभावनाएं हैं। जैसे जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है
लोकसभा के अंदर विपक्ष में बैठी हुई, यानी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट अखिलेश यादव की पार्टी की है। इनके 37 सांसद लोकसभा के अंदर हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी 37 सांसद तो 80 लोकसभा वाले उत्तर प्रदेश में है। अगर लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 120 सांसद जाने होंगे, इसकी संख्या 1.5 गुनी हो जाएगी, तो नेगोशिएशन का पावर तो हमारा भी बढ़ेगा। आज कल परसों कभी भी जो हमारा बेस है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में हमारे लिए संभावना होगी कि हम 80-90 सांसद भी कभी ला सकते हैं, जो अभी 37 है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का बेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है, वो अखिलेश यादव की बैसाखी की उसे जरूरत है। लेकिन आगे भविष्य में 800 प्लस सांसदों वाले इस लोकसभा के अंदर जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई, जैसे पहले 1 बार 2 बार हो चुकी है, कांग्रेस सपोर्ट से सरकार बनी है, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी बन गए, गुलजार भी बन गए, और प्रधानमंत्री देवगौड़ा भी बन गए। ये सारे प्रधानमंत्री तो इसी आधार पर बने क्योंकि उस समय कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं और विपक्ष में कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं थी जिसके ऊपर भरोसा किया जाए। नॉर्थ इंडियन लीडर्स जो थे आपस में उलझे हुए थे कि नहीं, अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे दिक्कत हमारे लिए होगी, अगर रामविलास प्रधानमंत्री बन जाएंगे दिक्कत हमारे लिए होगी, अगर लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री बनेंगे दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। तो ये सारी जो संभावना चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, उसके कारण उस समय तो नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव को अब लगता है कि अगर हमारे पास नेगोशिएशन का पावर ज्यादा होगा, सीटें ज्यादा होगी, चुनाव लड़ने के लिए संभावनाएं ज्यादा होगी, तो फिर हम क्यों ये मानकर चले कि दूसरे स्टेट तमिलनाडु वाले विरोध करें, केरल वाले विरोध करें, तेलंगाना कर्नाटक आंध्र वाले विरोध करें, तो उसके आधार पर हम भी विरोध करने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे लिए तो फायदेमंद है कि हमें 50% सीटें बढ़ रही है और कभी भी ये बाजी पलट सकती है, तो हम तो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। सबसे बड़े प्रदेश, 120 सीटों वाले प्रदेश के एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे। तो उस समय कांग्रेस ये नहीं कह सकती, क्योंकि 120 सीटें तो पूरे साउथ इंडिया मिला के ये कांग्रेस को लड़ने के लिए नहीं रहेगी। और नॉर्थ इंडियन स्टेट में जिस तरीके से कांग्रेस गिरती जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर ईस्टर्न स्टेट में ये उड़ीसा तक हो, इधर हरियाणा, पंजाब, हर जगह पर जो स्थिति है, उन स्थितियों में तो कांग्रेस का यहां से बंटाधार ही है। लेकिन इन स्टेट्स की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर, यानी अगर बिहार में 40 के बदले 60 सीट हो जाएगी, तो उसके बाद तेजस्वी यादव की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ेगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यानी दोनों पारिवारिक संबंध। तो अब तेजस्वी यादव चूंकि जूनियर लीडर हैं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव वाली बात नहीं है। तेजस्वी यादव अभी भी काफी जूनियर लीडर हैं अखिलेश यादव के सामने, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। आगे जब ऐसी संभावना बनेगी तो अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को भी मनाने में लगे हैं। हालांकि छोटी ही पार्टी अभी सही, लेकिन सपोर्ट में तो हैं। उसी तरीके से ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी या एनसीपी है, इन दोनों पार्टियों के लिए इस बात की संभावना है कि अगर 48 सीट के बदले 72 सीट हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे, ज्यादा सांसद मिलेंगे, और इसी के कारण ये लोग भी सपोर्ट में आ रहे हैं। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश की पार्टी भी वाईआरएससीपी न इंडी में है न एनडीए में है, उसे भी कोई समस्या नहीं, पटनायक को भी समस्या नहीं। तो ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी के एक लेटर, जो एक कॉल कह सकते हैं, इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी लेटर, इसने पूरी स्थितियों को बदल कर रख दिया। और संसद में ये 7 विपक्ष की बड़ी पार्टियां, 63 से ज्यादा सांसद एक बार यूटर्न लिए राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा जड़कर। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि इनका सवाल वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है। इनका सवाल 50% सीटों की संख्या बढ़ाना और साथ ही डिलिमिटेशन है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी डिलिमिटेशन की क्या जरूरत है, ये तो सेंसस आएगा 2027 में, फाइनल आंकड़े आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो फिर इसका मतलब है 2034 में डिलिमिटेशन के आधार पर बनी सीटों का पर चुनाव होंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी ये इंतजार करने को तैयार नहीं है। ये तो होगा 2029 में ही, इसीलिए स्पेशल सत्र बुलाए जा रहे हैं, इसीलिए इन बातों को समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये सोचने के लिए तैयार है कि अभी इन लोगों की समस्या क्या है। अभी डिलिमिटेशन आएगा तो इसका मतलब है कि जो मुस्लिम बेस वाली पार्टियां, जितनी पार्टियां ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, या फिर जितने जो इस्लामिक पार्टियां अभी बनी है, जो आखिर अभी के समय में आक्रामक मोड में है, चाहे ओवैसी की पार्टी हो या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो या फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, ये सारी इस्लामिक पार्टियां, इन लोगों का आधार क्या है? ये चूंकि जानते हैं कि हम वहीं पर जीत पाएंगे जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हो। अगर वहां 50% से ज्यादा मुसलमान होगा तो एकमुश्त वोट मुसलमानों का मिलेगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को कोई हिंदू वोट नहीं कर सकता, मुस्लिम लीग को हिंदू वोट नहीं करता। नहीं, ये अभी अभी बनी हुई चाहे अलग अलग पार्टियां हो, हुमायूं कबीर भी मैदान में उतर गया, उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी जैसी भी पार्टियां हैं, ये केवल मुस्लिम आधार वाले क्षेत्रों में ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम आधार ही खिसक गया तो जहां 50% के करीब मुसलमान हैं, डिमार्केशन किया गया डिलिमिटेशन के समय, तो उसमें 2 विधानसभा क्षेत्रों में स्प्लिट कर दिया या फिर लोकसभा क्षेत्रों में स्प्लिट कर दिया, तो दोनों में मुसलमानों की जनसंख्या रह गई 20%, 25%। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास तो आधार ही खत्म हो जाएंगे। 20% मुसलमान एक भी सीट जिताने की क्षमता नहीं रखेगा। हैदराबाद में ये ओवैसी इसलिए सांसद बनकर आता है क्योंकि वहां पर मुसलमान इसके लिए एकमुश्त होकर वोट करता है, हिंदू वोट नहीं करता, मुसलमान एकमुश्त होकर वोट करता है। और हिंदू वोट अलग अलग पार्टियों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वहां कांग्रेस हो या फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति हो, YSRCP हो, TDP हो, ये सारी पार्टियों के बीच कुछ कुछ विभाजित हो जाता है और फिर एकमुश्त मुस्लिम वोट से ओवैसी सांसद बनकर आता है और संसद में मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ बातें करने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसे किसी और का वोट चाहिए ही नहीं। लेकिन ये डिलिमिटेशन इनके लिए आफत बनकर आने वाली है, क्योंकि ये मुसलमानों का जो डेमोग्राफी बना के रखा है वो स्प्लिट होगा और उसके बाद 20%, 25%, 18%, ये अगर ऑल ओवर इंडिया में 15% बात कर ले मुसलमानों की, या अलग अलग स्टेट में कहीं 19%, कहीं 18% है, पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम 30% से ज्यादा, तो फिर किसी क्षेत्र में 70% क्यों होना चाहिए, किसी क्षेत्र में 15% क्यों होना चाहिए? लगभग ओवर ये जो एवरेज होना चाहिए किसी भी लोकसभा सीट पर, इसको 20 से 25% नहीं ज्यादा होना चाहिए। उतना काफी है इनके लिए, क्योंकि ये अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। तो डिलिमिटेशन से खतरा इन लोगों को लग रहा है कि हमारा तो आधार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डिलिमिटेशन, सीटों की संख्या बढ़ाना और जो रेशियो किया गया है कि जितनी सीटें अभी है उसका 50% बढ़ा दिया जाएगा, उसके आधार पर साउथ इंडियन स्टेट्स के जितने लीडर हैं उसको यह भी कहने का मौका नहीं मिल रहा हम लोगों ने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमें पनिश क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो आधार ही खत्म हो गया। जो पहले से चली आ रही सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है। ये पहले डिलिमिटेशन हुआ था और उस समय आपको सीटें निर्धारित की गई थी जब आपके पार्टनर राहुल गांधी की कांग्रेस ही सरकार में थी। तो ऐसी स्थितियों में ये लोग ऐसे स्ट्रैप में फंस गए कि विशेष सत्र जो 3 दिन का है, संविधान तो बदलेगा और ये लोग भी बदल जाएंगे। राहुल गांधी के पास अब कोई आधार नहीं बचा। ये 2029 हो, 2034 हो, 2039 हो, आगे के 3-4 चुनावों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने वो आधार बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी कभी रिटायर होंगे उससे पहले उन्होंने एक ऐसे आधार बना दिया है जिसके कारण इन लोगों की स्थितियां ऐसी होगी कि सत्ता तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास जाने के चांसेस भी इनका चला जाएगा। और अभी तक जो हिंदुत्व की राजनीति अलग थलग पड़ी हुई थी, यानी कि मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति अभी तक चल रही थी, बहुसंख्यक भले ही हिंदू हो लेकिन सारी पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर कहती है अपने आप को, मुसलमान का जाप लगाए बैठी थी, क्योंकि हिंदू वोट स्प्लिट हुआ और मुसलमान एक मुश्त वोट दे तो इनकी सरकारें बन जाती थी। वो भी अब आधार बदलने वाला है।
हिंदू केंद्रित राजनीति आगे होगी। और डर इन लोगों को इसी बात का है कि फिर हम सो-कॉल्ड सेकुलरिज्म का राग नहीं अलाप पाएंगे, हमें भी हिंदुओं की राजनीति करनी पड़ेगी। और इसी वजह से ये विरोध तो करेंगे, लेकिन विरोध इनके उस व्यवस्था को बदल नहीं पाएगा और न ही पार्लियामेंट में बिल को रोक पाएगा। इसीलिए आजकल विपक्ष के अंदर खलबली है, कांग्रेस ज्यादा परेशान है, राहुल गांधी बेचैन हैं और मीटिंग का दौर इन लोगों का भी चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।